कि हमें मिलके इस खित्ते की तरक्की के लिए, इस खित्ते की बेहतरी के लिए, इस खित्ते में अमन व अमान कायम करने के लिए हमें मिलकर काम करना है। और उसके लिए ना हम अपना जमीन, अपना सॉइल किसी को इस्तेमाल करने देंगे अफगानिस्तान के अंदर कोई गलत एक्टिविटी करने के लिए, ना मेहरबानी करके आप किसी को इस्तेमाल। सख्ती से हम निपटेंगे दोनों ममालिक के हमारा सरजमीन किसी एक दूसरे के लिए उसके खिलाफ किसी किस्म की यानी सिक्योरिटी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से वो इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी, अभी भी इजाजत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है। पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अभी आपने विजुअल्स देखे, गुफ्तगू सुनी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेंट्रल इसाक डार साहब ने बड़ा अहम दौरा किया, एक रोज़ा दौरा था काबुल का, जहाँ उनके काबुल के अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन आखुनज़ादा से मुलाकात हुई और फिर वफूद की सतह पर जो अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं मुल्ला अमीर खान मुत्तकी साहब से भी उनके मुज़ाकरात हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका एक हिस्सा भी हमने आपके सामने रखा। सेंट्रल इसाक डार साहब का कहना था कि तिजारत के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से बड़े अच्छे मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात हुए। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर इत्तेफाक हुआ है जो अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी के हवाले से अगर उनको कोई शिकायत दरपेश आती हैं तो उसका नोटिस लिया जाएगा, सेक्रेटरी दाखिला उसको ओवरसी करेंगे। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि जो असाजात हैं मुहाजिरीन के वो अपने वापस ले जा सकते हैं और जो अगर उनकी कोई जायदादें पाकिस्तान में तो उसके बेचने का भी उनको राइट हासिल है। साथ में उन्होंने कहा कि इस बात को भी हमें इंश्योर करना होगा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ ना इस्तेमाल हो और पाकिस्तान की भी कोशिश होगी कि अफगानिस्तान के साथ जो बिलखसूस अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसमें तेज़ी लाने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम उसका निफास अमल में लाया जाएगा। और उस हवाले से उन्होंने कहा कि जून 2025 में इसको हतमी तौर पे उससे मतलब दैट इज़ द लास्ट डेट कि वो उससे पहले जो है वो तरतीब दे दिया जाएगा ताकि जो अफगान ट्रेड है उसमें तेज़ी आए। तो इस अहम दौरे के हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। अगर मुल्क की सियासत की बात करें तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल बड़ा जोशीला खिताब किया। हैदराबाद में उमरकोट बाई इलेक्शन जिस पे पीपल्स पार्टी को कामयाबी हासिल हुई उस हवाले से उन्होंने बात की, लेकिन जो नहरों का मामला है उस पे जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में उसको दोहराया और उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात ना सुनी गई और ये कैनाल्स का मंसूबा इसे ख़त्म ना किया गया तो जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है धमकी आमेज़ अंदाज में उन्होंने कहा कि वो उसकी सपोर्ट से पीछे हट जाएंगे। आज इस हवाले से वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह खान साहब का पॉलिसी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नवाज के कायद हैं और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हिदायत है कि पीपल्स पार्टी से तमाम तर मामलात बातचीत के ज़रिए हम हल करेंगे। और पानी के मामले पर उन्होंने कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा है, आइनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास हैं, लिहाजा जो भी गुफ्तगू हो वो जिम्मेदारी के साथ हो। और इस हवाले से एक टेलीविज़न इंटरव्यू भी अभी वो 8 बजे का दे रहे थे जिस पर उन्होंने कहा कि इस मामले को बातचीत के ज़रिए हल कर लिया जाएगा। तो ये जो मामला है इस पर पीपल्स पार्टी की पोजीशन और हुकूमत का जवाब, इस पर बात करेंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने कहा था कि वो ईद के बाद एक अपोजिशन इत्तेहाद बनाएंगे, अब जबकि मुख्तलिफ इशारे आ रहे हैं, आज़म स्वाति साहब की बात कर लें, अली अमीन खान गंडापुर साहब की बात कर लें कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगरचे बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने कहा है कि उन्होंने किसी को मैंडेट नहीं दिया लेकिन अगर कोई बातचीत करना चाहता है तो वो उसकी हिमायत करेंगे। जो अपोजिशन इत्तेहाद है मुमकिन है, शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है जो अवाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन है कि वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद उन्होंने कहा है कि रूल आउट किया है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि अपोजिशन के साथ मिल बैठेंगे और जमीयत उलमा इस्लाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीटीआई के इन मूव्स के बाद उनको दूर करना चाहिए। तो इन नुकात पे गुफ्तगू करने के लिए बड़ा नुमाइंदा और जामे पैनल आज प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू का तारुफ आपसे कराते थे। हमें ज्वाइन किया सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज के मरकज़ी रहनुमा, सर आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया जनाब कादिर खान मंदुखेल साहब ने, आप फॉर्मर MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, सर आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया शौकत यूसुफजई साहब ने, आप फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, सर आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया एहसान टीपू महसूस साहब ने जो IR एक्सपर्ट हैं, माहिर अफगान अमूर हैं। एहसान आपका भी बहुत शुक्रिया। चारों मौजूद को फॉर्मल वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ सेनेटर नासिर भट्ट साहब आपसे सर करूँगा। इसाक डार साहब आज गए और बहुत अच्छी बात है कि अफगानिस्तान के साथ हम इंगेज कर रहे हैं, हमारा हमसाया है और मुस्बत उन्होंने कहा कि बातचीत हुई है, उनके अबूरी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई, वज़ीर ख़ारजा से भी। अब इस प्रोसेस को आगे कैसे ले जाया जा सकता है भट्ट साहब, क्योंकि आपके इल्म है कि स्पॉयलर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने जो बात की है ये बहुत अच्छी है। ये जो दौरा हुआ है ये
पॉलिसी है वफाक की, वो खारजा पॉलिसी जो होती है वो इसी तरह होती है। मेरे भाई जो KPK के वज़ीर आला हैं, आप उनकी बातें सुनते थे। अब देखें ना, अब एक मूवमेंट होती है जो एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, सही कह, उसमें सब मिल के बैठ के बात करेंगे। डार साहब का वहाँ मैसेज आपने देखा कितना अच्छा बोला उन्होंने। एक बात बड़ी कैटेगोरिकली कही कि भाई हम अपनी ज़मीन किसी दुश्मन पे अगर किसी ने हमला करना, हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। और अफ़गानिस्तान के ज़ाहिर है वो हमसाए चेंज नहीं हो सकते, हमसाए हम हैं, हिंदुस्तान हमारा हमसाया है। अगर हम कहें जी हमसाए चेंज होंगे, हो नहीं सकता। हिंदुस्तान से भी चाहिए, हिंदुस्तान से भी हम अगर बातचीत करें तो हाल हमेशा बातचीत से ही होता है। लेकिन डार साहब की इस बात पे ये एक मुस्बत मैसेज है दुनिया को भी कि भाई पाकिस्तान चाहता है कि दहशत गर्दी है, इसके ख़िलाफ़ कोई भी इक़दाम किया जाए तो हमसाया मुल्क भी वो साथ दें, हम उनका साथ दें, वो हमारा साथ दें। जहाँ किसी जगह प्रॉब्लम है वो बैठ के हल करें। हर चीज़ का हल यही होता है कि हम बैठ के बात करें। और ये एक बहुत अच्छी बात है, तिजारत है। देखिए अफ़गानी हमारे भाई हैं, पाकिस्तान में वो रहते हैं, वो चले गए, हमने उनकी बड़ी खिदमत की 40 साल, ठीक है। और जब उन पर मुश्किल टाइम था, पाकिस्तान ने दो हाथ आगे बढ़ा के अफ़गान दोस्त हैं, भाई हैं, उनका ख्याल किया, वो इधर रहे। 30-40 साल हो गए हैं। अब अगर हालात वहाँ ठीक हो गए हैं तो उनको वापस भेजना भी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन उनको सेफ हम वहाँ पहुँचा दें। लेकिन अगर वहाँ से हमें कोई इस तरह की शिकायत है कि अगर पाकिस्तान पे कोई हमला होता है और ताने बाने जाके मिले, तो हमारा ये बिल्कुल फ़र्ज़ है कि हम उनको जाके शिकायत करें, उनसे बात करें, बातचीत करें। अगर कोई गलतफहमी है उसको दूर करें। ये बहुत अच्छा एक मुस्बत तरीका है जो, और यही होना चाहिए मुल्कों के साथ, ऐसे ही होता है। मैं एहसान आपके पास आना चाहूँगा, फिर शौकत साहब मैं आपके पास आऊँगा। चूँकि आप अक्सर तवातर से हमारे शोज़ में कहते थे कि इंगेजमेंट होनी चाहिए, तो आज एक हाई लेवल पे इंगेजमेंट हुई है, उसका जवाब लूँगा। लेकिन एहसान टीपू आपसे मैं जानना चाहूँगा सर, क्या टेक अवे, कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील होने की बात की है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसको बेहतर अंदाज में उसमें तेज़ी आएगी, लेकिन जो अहम नुक्ता है वो अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। आपका ताल्लुक वज़ीरिस्तान से है और BBC में भी रिपोर्ट आई है कि जो 10 लाख के करीब असला था उसमें आधा ओपन मार्केट में बिका, कुछ दे दिया गया। वो स्टोरी भी है न्यूयॉर्क टाइम्स से, वॉशिंगटन पोस्ट में भी। कुछ इस हवाले से बताइएगा, आपके पास क्या खबर है इस दौरे में, उस हवाले से क्या पेशरफ्त है, क्योंकि उनके वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई, वज़ीर ख़ारजा से भी। हाँ, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। यानी मेरे ख्याल में 3 साल बाद इतने हाई लेवल पे एंगेजमेंट हो रही है दोनों ममालिक के बीच में। और तो इसमें यानी जो अहम इशू है जो पाकिस्तान की तरफ से है, और वो तवातुर के साथ पाकिस्तान उसको रेज़ भी कर रहा है। यानी अफगान जो ऑफिशियल है उनके साथ भी, इंटरनेशनली भी जितने भी फोरम्स हैं, रीजनली भी जो यहाँ पे कुछ फोरम्स बने कि सिक्योरिटी के मामलात हैं, कि उसमें वहाँ पे अफगान सॉइल का इस्तेमाल पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसमें जो पाकिस्तानी तालिबान के मुख्तलिफ धड़े हैं, सिर्फ पाकिस्तानी तालिबान नहीं बल्कि जो बलोच आर्म सेपरेटिस्ट हैं उनके भी, यानी जाफर एक्सप्रेस के हवाले से बताया गया कि वो कम्युनिकेशन जो थी इंटरसेप्ट की गई, जिसमें वो बराह रास्त उनका कोई ताल्लुक बन रहा था अफगान सरजमीन से। तो मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान का है ये बहुत सीरियस कंसर्न है। और कोई भी मुल्क अगर इस तरह के हमले हो रहे हो किसी भी सरजमीन से, तो मेरे ख्याल में उसके लिए सबसे बड़ा सीरियस इशू नेशनल सिक्योरिटी का यही होना चाहिए। और बायलैटरल ट्रेड जो है, बॉर्डर के जो इश्यूज हैं, अक्सर हमने पिछले 1-2 साल में देखे हैं कि बॉर्डर पे क्लेशेस दोनों तरफ से वो चीज़ें होती हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी होती रहती है, और फिर अफगान रिफ्यूजी का यहाँ से यानी निकलना, वापसी, तो ये सब मामलात हैं वो भी ज़रा हो रहा है वहाँ पे। लेकिन मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि ये एक प्रोसेस है, इससे इतनी जल्दी कोई एक्सपेक्टेशन भी वो हमें नहीं रखनी चाहिए। प्रोसेस को मौका मिलना चाहिए, टाइम वो इसमें कंज्यूम होगा। और स्पॉयलर्स की जो आपने बात की, ये सबसे अहम इशू ये है कि स्पॉयलर जो हैं वो हर जगह पे मौजूद है। कोई एक वाकया जो है इस पूरे पीस प्रोसेस को डिरेल भी कर सकता है। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से प्रोपेगेंडा कह लें या फेक न्यूज़ कह लें, डिसइंफॉर्मेशन कह लें, कि उन पे भी मेरे ख्याल में दोनों ममालिक जो हैं उस पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से मामला ख़राब हो जाते हैं। और अफगान तालिबान को भी मेरे ख्याल में मौका देना चाहिए कि उसको इतना अंडर प्रेशर नहीं रखना चाहिए कि वो बस बंदूक उठाएं और सबके खिलाफ वहाँ पे जो ऐसे धड़े हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं उनको मौका मिलना चाहिए कि हाँ आप एक प्रोसेस शुरू कर दें। तब तक हम कोशिश करेंगे कि आप पे इतना प्रेशर ना आए, और जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, चाहे वो काउंटर टेररिज्म के हवाले से हो, चाहे फाइनेंशियल हो, बाकी जो हमारी एक्सपर्टीज है उस हवाले से हो, तो वो हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। सबसे जो एक और अहम बात है कि उसमें ये बात भी कही गई, जो मोफा की स्टेटमेंट है, कि जो ट्राइलेटरल यहाँ पे फोरम्स बने हैं,
रशिया अफगानिस्तान पाकिस्तान, चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान, ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान, क्या हम उसमें भी ये जो मामलात हैं कोशिश करेंगे कि उसमें भी इनको ले जाएं, ताकि वो जो थर्ड पार्टी है उसको आप मीडिएटर कह लें, उसको गारंटर कह लें कि फ्यूचर में अगर कोई डील की तरफ चीज़ें जाती हैं ताकि वो भी उसमें इन्वॉल्व हो, कि दोनों जो पार्टीज हैं उसको फिर बाउंड कर सके कि हाँ इस मामलात पे आपने ये चीज़ करनी है। ठीक है, शौकत यूसुफजई साहब, सर अक्सर आप जैसे मैंने पहले भी कहा एंगेजमेंट की बात कर रहे थे, अफगान मुहाजिरीन की वापसी के हवाले से सेनेटर इस्हाक डार साहब का ये कहना था कि उनको अपने असासाजात बेचने का भी पूरा राइट होगा, जायदाद का भी, और चूंकि हमें सबको इल्म है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनके पास प्रॉपर्टी भी ली है, गालिबन इस्लामाबाद में भी होगी, एहसान इसको शायद विल बेयर मी आउट कराची में भी, तो वो उनका अगर मिसपरसेप्शन पाया जाता है तो उसको भी ख़त्म किया। दूसरा, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगान मुहाजिरीन की वापसी के हवाले से हमने एक कट ऑफ डेट रखी है, अब उस पर अमल दरामद हो रहा है, आप लोगों का मुख्तलिफ ओपिनियन था, मेरे ख्याल में वो बात तो वहाँ पर अब तय हो गई है कि कोई एक्सटेंशन नहीं हो रही उसमें, अलबत्ता उनकी जो बाइज्जत वापसी है उसको फैसिलिटेट किया जाएगा, और उसके लिए सेक्रेटरी दाखिला भी आज उनके हमरा थे। किस तरह देखते हैं इस विजिट को? और जैसे एहसान कह रहे हैं ये एक प्रोसेस है, क्योंकि हमने देखा इससे पहले स्पेड वर्क हुआ और सादिक खान साहब भी गए काबुल, और इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो अफगानिस्तान के वजीर भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और ट्रेड से मुतल्लिक भी बातचीत हो रही है। क्या कहेंगे शौकत यूसुफजई साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं तो देखें हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि अफगानिस्तान और ईरान ये ऐसे ममालिक हैं कि अगर इनसे हम ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा भी होगा जी। और बातचीत के ज़रिए बहुत सारे इश्यूज हल हो सकते हैं। हम जो अगर अफगान महाजरीन की ज़बरदस्ती वापसी के मुखालिफत कर रहे थे तो वो इसीलिए कर रहे थे कि अगर हम इस चीज़ों पे अड़े रहे तो हमारे ताल्लुकात की बेहतरी के वो जो तवक्कुआत होती है वो फिर नहीं हो सकते थे, और हम यही कहते थे कि जितना जल्दी हो सके इंगेज किया जाए। लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से ये आता था कि जी हम बातचीत नहीं कर सकते इनके साथ, और तो आज अगर वो गए हैं अच्छी बात है, मैं तो बिल्कुल इसको वेलकम करूँगा। और क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि एक तो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो, और इस तरह ट्रेड, ट्रांजिट और कनेक्टिविटी जो बाहमी रवाबित होते हैं, हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम हल कर सकते हैं, हमारे ट्रेड बढ़ सकता है। बहुत ही मतलब ये कि अगर अफगानिस्तान के साथ हमारे हालात ठीक होते हैं तो आप समझे कि हम सेंट्रल एशिया को पहुंच गए, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। अब गलत फहमी दूर ना की जाए तो ये हमारी गलती है ना। आज अगर ये शुरू दिन से जब से ये हुकूमत बनी थी सबसे पहला काम ये करती कि वो अफगानिस्तान का दौरा करती, और ये जो इश्यूज बनते हैं जैसे आज इन्होंने कहा कि जी हम कोई भी मुल्क जो है वो एक दूसरे के सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो ये काम पहले दिन से हो सकता था। सर ये तो दोहा एग्रीमेंट में भी इन्होंने माना था ना सर, मैं अगर आप चूंकि पीछे जा रहे हैं, दोहा एग्रीमेंट में अफगान तालिबान ने माना था कि अपनी सरजमीन नहीं इस्तेमाल होने देंगे। नहीं देखें, अगर उन्होंने वायलेशन किए तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उनसे नाराज होकर बैठ जाएं। उसका मतलब ये है कि हम जाके उधर बैठ जाएं, उनको बता दें कि यार नुकसान आपका भी हो रहा है, सिर्फ हमारा नहीं हो रहा है, आपका भी नुकसान हो रहा है। तो देखिए हर हुकूमत के अंदर कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, कुछ अलग सोच रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो मुल्की मफाद होता है ना वो एक होना चाहिए। उसमें किसी किस्म का वो नहीं होना चाहिए कि हम कहें कि जी चूंकि ये PMLN का दौर है तो इसमें बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब होने चाहिए। नहीं, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। हमारे ट्रेड अगर बढ़ेगी तो हमारी जो कबायली एरिया है वहाँ सुकून होगा, इसलिए कि लोगों का रोज़गार वहाँ बना हुआ है। आप उनसे रोज़गार छीनेंगे, अगर आप बॉर्डर्स बंद करेंगे तो उन लोगों का रोज़गार नहीं होगा, वो ज़ाहिर है फिर किसी और तरफ देखेंगे। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। काफ़ी अरसे से हम ये कहते रहे हैं, और मैं तो ये कह रहा था कि अगर डार साहब ने जाना ही था तो सूबे के लोगों को भी ले जाते, उनको भी दावत देते थे, वज़ीर आला को साथ ले जाते। देखिए हम ये मसला, एक तरफ हुकूमत इन्वेस्टर्स बुला रही है, कॉन्फ्रेंसें कर रही है कि जी इन्वेस्टमेंट आ जाए मुल्क में, तो जब तक मुल्क के अंदर अमन नहीं आएगा, दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, तो वो इन्वेस्टर तो नहीं आ सकते। फिर आप इन्वेस्टमेंट किसके लिए बुला रहे हैं? आप बुला रहे हैं कि जी मादनियात हमारे पास हैं, ज़खायर हैं, तो मादनियात तो या बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, दोनों जगह आग लगी हुई है। तो मेरे ख्याल से इस सबसे पहले हमें अमन लाने की कोशिश होनी चाहिए, और उसके साथ साथ फिर इन्वेस्टर्स खुद ही आएंगे। देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े अरसे से वो उनकी ख्वाहिश होती है कि जी अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन हमारा निज़ाम क्या है, रेड टेपिज्म ने तो हमें, वो बेचारे आते हैं यहाँ से मायूस होकर वापस चले जाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने सिस्टम को ठीक करना है, एग्जैक्टली अमन देना है। सरमायाकारी के लिए सबसे बड़ी चीज ये कि लोगों को एतमाद हो कि जी मेरा पैसा नहीं डूबेगा। इम्पॉर्टेंट, बहुत आपने बात की है। हम अगर हम डायरेक्टली हम
उन चीज़ों के ऊपर पढ़ेंगे ना, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस हमें, कि हम बात करें और लोग कहें कि हाँ जी हमें पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वहाँ बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली अभी जाएंगे उनसे कहेंगे आ जाए, तो वो कहेंगे यार वहाँ तो दहशतगर्दी हो रही है, ठीक है। वहाँ तो लोग महफूज नहीं है, तो हम कैसे वहाँ इन्वेस्टमेंट करें। फिर अपने लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लानी होगी, जी ये सबसे बड़ी बात होगी। अगर मैं जाके दुबई में इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मैं दुबई वालों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो आके मेरे लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये इन चंद चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा मैं ख्याल ये कि अगर हम अफगान इशू के ऊपर संजीदगी से गौर करें, और इस तरह ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात जो हैं कुछ थोड़े बहुत मुझे लगता है कि इतने अच्छे नहीं हैं, बेहतर हैं अच्छे, लेकिन इस तरह नहीं है जिसमें एतमाद साजी हो। बांग्लादेश के साथ भी हम और देख रहे हैं कि 15 साल बाद जो है वो एक अच्छी शिफ्ट आई है, उस पर भी मैं दोबारा लौट के आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं चाहूंगा कादिर मंदुखेल साहब को भी शरीक गुफ्तगू करते हैं। कादिर मंदुखेल साहब एक जी जी चीज जी जो उसने स्पाइलर्स की बात की ना, कि बहुत सारे देखें, जी स्पाइलर को मौका हम देंगे अगर हमारे एतमाद साजी बहाल होगी, और हम जिस तरह आज काबुल चले गए डार साहब, कल उनको बुला ले, और फिर इसके बाद मिनिस्टर्स के वफूद भेजे, और इसी तरह सूबों के वफूद चले जाए। ठीक। मैं ये समझता हूँ कि इससे हमारे देखें इंडिया के साथ कोई जमीनी रास्ता नहीं है अफगानिस्तान का। एग्जैक्टली। और फिर भी उनके जो है ना ज्यादा, उनका जो है वो ज्यादा रवाबित वो इंडिया के साथ क्यों है। अब ये चीज देखने के काबिल है ना, कि एक तो हमारा कल्चर है, कि मजहब है, कि सब कुछ है, कि इसके बावजूद हमारे ताल्लुकात क्यों कमजोर है और हमारे एतमाद क्यों बहाल नहीं हो रहा। इन चीजों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। कादिर मंदुखेल साहब, सर आप क्या कहेंगे? मैं चाहूंगा इस पे अफगानिस्तान इशू पे आप भी अपना कमेंट दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा इकदाम है। आज वजीर खारजा जो है ना वो अफगानिस्तान का दौरा किया है, और यकीनन हमारे पड़ोसी है। वो कहते हैं आम अल्फाज में कि पड़ोसी के साथ कभी जो है ना आपको जो है ना वो लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सारा दिन घर पे नहीं होते हो, तो आपके बच्चे जो है ना वो डिस्टर्ब होंगे। इसी तरह अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, ये हमारे पड़ोसी है, इनके साथ हमारा जो है ना वो झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं तो इंडिया के बारे में भी कहूँगा, उनके साथ भी हमें ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए, कारोबारी लिहाज से, दूसरे लिहाज से। सारी जिंदगी जंगों में गुजर गए, आखिर ये सारी जिंदगी हमारे बच्चे, आज 40 साल हो गए अफगानिस्तान की जंग का, हमें क्या मिला? आप मुझे बता दो। 80,000 से ज्यादा हमने शहादतें जो है ना वहाँ पे किए है, और इसके अलावा जो कारोबार हमारा तबाह हुआ है, उसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर है, आप देख रहे हैं सूरत हाल जो है ना, कोई शहर कोई सुबह महफूज नहीं है, सिवाय पंजाब और उसकी सिंध में तो कम है, लेकिन बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में ज्यादा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अच्छा इकदाम है, हुकूमत को इससे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो हुकूमत ने बात की या ट्रंप ने बात की थी कि हमारा असला रह गया, मैं आपको याद दिलाता रहा हूँ, शौकत यूसुफजई साहब बिल्कुल उसमें ज्यादा अवेयर होंगे। यहाँ जो नेटो के नाम पे जो कराची से असले यानी 20 फुट ऊंचाई और 60 फुट लंबी जो कंटेनर जो असले से भरी हुई थी, 20,000 कंटेनर गायब है कराची पोर्ट से। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी के दौर में ये केस चला भी था। क्या वो वही असला तो नहीं है? क्या वो असला तो नहीं है जो कराची के मकानात से? ये तो 2021 का छोड़ा हुआ है ना उनके पास। वही असला है जो टेररिस्ट ग्रुप में? मंदुखेल साहब, जब 2021 में अमेरिकी फौज का इनखला हुआ, इस असले की बात हो रही जो बीबीसी ने रिपोर्ट किया है। नहीं, देखो वो आप तो अभी की बात करें, मैं तो उससे पहले की बात बता रहा हूँ। वो जो 20,000 कंटेनर, 60 फुट लंबी कंटेनर, मुझे याद पड़ रहा है उस वक्त वो जो पिस्टल अमेरिकन फौजियों के पास था, उस वक्त जो है ना उसकी 6-7 लाख रुपए कीमत थी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो असला कहाँ गया, वो कहाँ तकसीम हुआ, वो किधर गायब हो गया? क्या वो और अमेरिका ने क्यों क्लेम नहीं किया हमारे 60,000 20,000 कंटेनर कहाँ गए? तो ये सारे सवाल तो है, लेकिन ये सारे सवाल जो है ना हम इसी स्पीकर से देखे, हम गैस के कतरे कतरे के लिए आप तरस रहे। पीपल्स पार्टी के दौर में गैस का मंसूबा ईरान के साथ बॉर्डर तक मुकम्मल हुआ, बॉर्डर के आगे हम अमेरिका के डर की वजह से नहीं, हमारी खारजा जो पॉलिसी है वो क्यों नाकाम रही है कि अमेरिका को हमारे यहाँ गैस नहीं है, आप दे दे गैस, रूस से दिला दो, ईरान से दिला दो। लेकिन ये सारी चीजें हमें पड़ोसियों से हमेशा हम लड़े, हमने पड़ोसियों के लिए कुछ नहीं किया। मैं तो कहता हूँ सारे पड़ोसियों के साथ
हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए ताकि या मईशत बेहतर हो या लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। मैं टीपू आपसे पूछूंगा, देन वी गो फॉर ब्रेक। आप असले के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि जो बात, एक तो मंदुखेल से और मैं 2021 के बाद, क्योंकि अब तो अमरीकी सदर ने कहा कि वो असला में वापस चाहिए, हमने लेना है, और ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये यूरोपियन और अमेरिकन मीडिया से ही आई हैं, इस पर चाहूंगा कि जरा अपनी आप असले के हवाले से वो चीज़ तो काफ़ी ऑब्वियस है। अगर वेस्टर्न मीडिया में वो चीज़ ना भी आए तो आप वैसे जो उनकी तरफ से वीडियोस आती हैं जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, तो उसमें अमेरिकन M16 M4 जो है वो बिल्कुल वो कैरी करते हैं। थर्मल नाइट विजन जो उनके स्नाइपर गन्स हैं वो भी वही असला है, तो वो तो बहुत ऑब्वियस है। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि उसमें ब्लैक मार्केट का भी यही था कि जब फॉल ऑफ काबुल हुआ तो वहाँ पे यानी सौदेबाजी शुरू हुई, काफ़ी असला आगे पीछे जो रीजनल कंट्रीज है उसमें भी वो शिफ्ट होना शुरू हो गया। और ट्रम्प ने तो ऑलरेडी खुद कहा है कि 7-8 बिलियन डॉलर के करीब जो असला है वो हम यानी वहाँ पे, और बाइडन को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन एक चीज़ जो हमने बात की कि यहाँ पे यानी कि पाकिस्तान जो रीजनल कंट्रीज़ हैं तो उनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो हम एक तरह से ख़राब कर रहे हैं या पाकिस्तान उसमें, तो मेरे ख्याल में कि जिस तरीके से यानी ईरान से मामलात हो रहे हैं पाकिस्तान में बलोच जो आम मिलिटेंट की जानिब से, उनकी ऑब्वियस चीज़ें हैं कि वहाँ पे सीनियर लीडरशिप वहाँ पे बैठी होती है, कुछ लोग पकड़े भी गए, सरफराज बुगनज़ई या उससे दूसरा जो था कंबर बलोच जो है किरमान से वो पकड़ा जाता है, गुलजार इमाम शंबे जो है वो ईरान में बैस था, कुलभूषण यादव वहाँ से पकड़ा जाता है, अफगानिस्तान से रोज़ यहाँ पे हमले हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को भी समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से यानी रीजनल कंट्रीज की तरफ से हॉकिश किस्म का एनवायरनमेंट है, वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए, या ये जो हमारे पड़ोसी ये भी इतने इनोसेंट नहीं है, ये भी पूरा हिस्सा डाल रहे हैं। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल में काफ़ी टेंस इन्वायरमेंट है और इसमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है मैं फिर भी उसको सपोर्ट यानी पर्सनली भी कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसको यूटिलाइज करना चाहिए, एज अ लास्ट ऑप्शन आप कर लें। बाकी जो मामला आते हैं काइनेटिक्स की तरफ, ये जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है वो तो आपके पास ऑलरेडी है ऑप्शन, लेकिन इसको मेरे ख्याल में एग्जॉस्ट करना चाहिए, ये वाले जो ऑप्शंस है, उसके बाद फिर आप बाकी मामला वो देख सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान टीपू महसूद, आपने हमारे साथ नशिस्त की। बाकी तीनों मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो जरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो तकरीर की है और जो PTI और हुकूमत के मामलात हैं ऑपोजिशन हुकूमत का, उस पर आप जरा गुफ्तगू कर रहे होंगे। एक छोटा सा वक्त और लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया हुआ है सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने, कादिर मंदुखेल साहब, शौकत यूसुफजई साहब। भट्ट साहब, ये तो हमने अमूर खारजा के वाले से बात की, ज़ाहिर बात है ये प्रोसेस और ये आगे चलेगा, लेकिन जो हमारा डोमेस्टिक पोलिटिकल सिनेरियो, मैं आपसे इसलिए जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आपकी हलीफ जमात है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो काफ़ी तुंदो तेज़ हमले की और उन्होंने कहा कि अगर कैनाल्स के मामले पर हमें नहीं सुना गया और शिकवा किया कि उन्हें नहीं सुना जा रहा तो हम वफाकी हुकूमत की सपोर्ट से विड्रॉ कर जाएंगे। और उनका प्राइम मिनिस्टर साहब को शुक्रगुजार होना चाहिए हैदराबाद की आवाम का कि उन्होंने वोट दिया और उनके वोट से वो प्राइम मिनिस्टर आज हैं। क्या वजह है इसकी? देखें बात यह है कि मुझे एक चीज़ की बिल्कुल ये खुशी है कि जो जमहूरी सोच की जमातें हैं इकट्ठी हैं, जो हुकूमत जिस तरह आई, जिस तरह के एक हालात हैं, बड़ी दहशत गर्दी है, सब जमातों ने मिल के मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, इकट्ठे हुए। अब माशाल्लाह अच्छे हमें कहते हैं ना कि वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आवाम को भी पता है कि इन्होंने सब मिल के, कभी भी नहीं क्रेडिट लेते हम कि मैं कहूँ जी मेरे कायद ने कहा था कि आवाम के लिए कुछ करें, बिल्कुल कहा था सुबह। तो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद भी ये कहते थे कि आवाम के लिए कुछ करें। अब जब एक अच्छा मौका आया तो ये जो थोड़े बहुत इख्तलाफात होते हैं, मैं बार बार कहता हूँ ये जमहूरियत का हुस्न होता है, लेकिन हमने जब टेबल पे बैठना है तो कई चीज़ें हल हो जाएंगी। क्यों कर नहीं बैठ पा रहे? बैठेंगे इंशाल्लाह। नहीं देखें पीछे एक टीम बनी है, उसमें इसहाक डार साहब थे, उन्होंने लीड किया था, आसिफ अली जरदारी की तरफ से भी पहले बिलावल भुट्टो साहब बैठे थे और उसमें कई चीज़ें इशू आई थी, पंजाब के हवाले से हुई थी जो उस पर भी ये नहरों का मामला चाहिए, नहरों का मसला ये आज का नहीं है। देखें ये 1 साल पहले 8 जुलाई 2024 की बात है। अब बात यह है कि इसमें ठीक है उनका अपना सिंध में एक ज़्यादा इस पर कोई बाकी जो सूबाई जमातें थोड़ी वो उठ खड़ी हुई। मैं कहता हूँ कि कभी भी हम नहीं सोच सकता कि सूबा पंजाब अपने किसी सूबे का पानी लेगा, वहाँ पानी दे तो सकते, ज़्यादा ले नहीं सकते, और ये कभी भी नहीं होगा। ये जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है ये बैठ के ठीक हो जाएगी। तो बात यह है कि अब इंशाल्लाह वो उसी चाहिए कि मीटिंग वो कहते हैं कि होगी, उसमें पानी का मसला तो हल हो जाएगा। बाकी मसाइल भी हम कहते हैं कि देखिए जब बैठते हैं ना आप तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब है,
इस हुकूमत में, ठीक है, गवर्नर पीपल्स पार्टी के हैं, तो हम सब कोलिशन में मिल के ये काम कर रहे हैं और हमने मिल के ही इस मसले को भी हल करना है। लेकिन एक खुशी है कि हम बातचीत पे यकीन करते हैं। आप लोगों को सियासी परेशानी नहीं है कि जो उन्होंने कल नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये बताऊं, जंग है उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यही जो है ना कोलिशन, इंशाल्लाह यही चलेगी और 5 साल ये हुकूमत करेगी। वो तो मैं शौकत यूसुफ से पूछूंगा, लेकिन कादिर मंदुखेल साहब, सर बताइए, बातचीत से मामला हल हो जाएगा तो फिर ये कल क्यों बिलावल साहब गरज रहे थे, बरस रहे थे और उन्होंने कहा कि हम वफाकी हुकूमत की सपोर्ट से विड्रॉ कर जाएंगे, इस्लामाबाद हमारी बात नहीं सुन रहा। पीटीआई के बारे में कहा कि उन्होंने 2 कैनाल्स की बात की थी तो शौकत यूसुफ साहब और उनकी हुकूमत को हमने चलता किया, ये ज़्यादा कैनाल्स बना रहे हैं। ये तो विक्ट्री की स्पीच थी और उसमें साथ में आप 25 अप्रैल को सक्कर में कर रहे हैं। मंदुखेल साहब। अनवर साहब, आप मुझे बता दो कि अगर मैं मान लो जो दुरुस्त कह रहे होंगे हमारे भट्ट साहब कि अगर मुज़ाकरात होते, बातचीत होते, तो बिलावल साहब को इतना सख्त स्टैंड लेने की क्या जरूरत थी? वही तो मेरा सवाल था। अप्रैल को तकरीर देख ले, फिर कल की तकरीर देख ले, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब नहीं, क्लियर कट बिलावल साहब ने कहा कि वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताओ, यहाँ सिंध असम्बली से पीटीआई, एमक्यूएम, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी ने मुतफक्का तौर पे करारदाद पास की कि कैनाल नामंजूर, और वही जो हम लेके गए थे कौमी असम्बली में 7 अप्रैल को जमा हुआ है, वहां पीटीआई ने भी मुंह मोड़ लिया है, एमक्यूएम ने भी मुंह मोड़ लिया है और नून लीग ने भी बानाबाजी की है। यहाँ तक कि स्पीकर ने जो कौमी असम्बली का इजलास है वो गैर मुय्यन मुद्दत तक मुलतवी किया ताकि ये करारदाद जो है उसके ऊपर यानी पास ना हो जाए। तो मैं आप मुझे बता दो कि फिर हम कहाँ जाए। भट्ट साहब बड़ी खूबसूरत बातें कर रही है, अल्लाह करे ऐसे हो, लेकिन आप जब कौमी असम्बली के फोरम पे हमसे बात करने को तैयार नहीं हो, आप जो है ना वो सीसीआई मीटिंग बुलाने को तैयार नहीं है, वज़ीर आला सिंध के 3 खत लिखने के बावजूद, जो कि आईन ही कहता है कि आपको हर 3 महीने में इजलास बुलाना लाजमी है। और निगरान हुकूमत जो कि गैर कानूनी और गैर जमहूरी हरकत की, उन्होंने इलेक्शन से 12 घंटे पहले यानी 7 फरवरी को, तो उन्होंने भी ये कहा कि इसकी मंजूरी जो है ना वो सीसीआई के साथ मशरूत है। तो आप मुझे बता दो, फिर आपने इरसा के जरिए जो आपने वहां पे कुछ जो है ना वो प्लांटेड लोग लगाया और उन्होंने एक लेटर इशू किया 25 जनवरी 2025 को, वो सिंध हाई कोर्ट 2 हफ्ते पहले उसको मुअत्तल कर चुकी है। तो आप आज पूरा सिंध में तकरीबन 2 दिन हो गए, सिंध पंजाब का रास्ता ब्लॉक है, वहां हजारों लोग बैठे हुए हैं, वकला बैठे हुए हैं और उनको ब्लॉक किया हुआ है। तो आप मुझे बता दो कि आप अगर बातचीत करते तो हमें एहतजाज करने में, पूरा सिंध एहतजाज करने में, सिंध के तमाम वकला चाहे किसी पार्टी से, वो एहतजाज करने पे आप लोग अंडर प्रेशर तो नहीं है जो ये बात कर रहे हैं? भट्ट साहब भी नेशनलिस्ट जो सिंधी पॉलिटिशियंस हैं वो पीटीआई पीपल्स पार्टी को जो है वो हिट कर रहे हैं, उसके दबाव में तो नहीं ये रिएक्शन आ रहा? देखिए मेरी बात सुनो, उनकी क्या औकात है नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट पार्टियों के, आज तक कोई काउंसिलर नहीं है, वो हमारे मुकाबला क्या करेंगे? ये वही है जो सिंधु देश बनाने के प्लान बना रहे थे। आसिफ अली जरदारी साहब भी जो पीपल्स पार्टी को, ठीक है, बस मैंने सवाल किया था, मैं को पाकिस्तान से जोड़े रखा, पाकिस्तान कप है, उनकी कोई हैसियत नहीं हमारे सामने। ओके, शौकत यूसुफ साहब, सर वो कह रहे हैं पीटीआई ने भी मुंह मोड़ा है कौमी असम्बली में। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोगों को ये इनका तो कैनाल्स का इशू चल रहा है, उस पर अपनी राय दीजिएगा, और जो आप लोग भी एक मुजवजा माइंस एंड मिनरल्स कानून साजी आप लोग करना चाह रहे हैं, अब वो मशरूत हो गई है। अलीमा खान साहबा की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, खान साहब की रिहाई से उसका क्या स्टेटस है? क्योंकि आपने बात की कि जब इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस की भी आप बात कर रहे हैं, उनके कॉन्फिडेंस की भी, तो वो जो आपका मुजवजा बिल है वो अब किस नहज पर है? अब वो असम्बली के फ्लोर पे है या विड्रॉ हो गया है? देखिए विड्रॉ तो नहीं हुआ है। खान साहब ने क्लियर कट कहा है कि अब मेरे हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से कोई किसी किस्म की आप बात ना करें और ना ही मुझे इसकी ज़रूरत है, ना मैं कंप्रोमाइज़ करूंगा, ना मैं एनआरओ चाहूँगा। अगर आपने बात कर दी है मुल्क के मफाद में तो आप अपने मुल्क के लिए बात कर सकते हैं, मेरे लिए ना करें। और उन्होंने ये कहा है कि इस बिल के ऊपर जो इलेक्टेड बॉडी है पीटीआई की, वो मेंबरान असम्बली और जो सीनियर लीडरशिप है पार्टी की और उसके साथ सूबाई हुकूमत अली अमीन गंडापुर साहब, ये सारे मिलकर उस पर फैसला करें और मुत्तफिका फैसला करें कि इसको पास करना है या नहीं करना है। तो अब वो जाहिर है जब वो डेट होगी, उस पर बातचीत होगी तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा।
और उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर डिबेट होनी चाहिए। ओके और सूबे के जो 18वीं तरमीम के बाद जो खुद मुख्तारी है वो उसके सल्ब करने वाली जो चीज़ें हैं वो हटनी चाहिए। दूसरा जो आपने बात की ना, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक बात जब हम कहते हैं कि जी हमारी बात नहीं सुनी जाती असम्बली के अंदर, फिर हम एहतजाज रखते हैं, सवाबी में जलसा करते हैं, तो ये कहते हैं अपने सूबे में आप लगे हुए हैं, जलसे करते हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा, वहाँ तो आपकी अपनी हुकूमत है। जी तो आज अगर आप देखें सिंध का मसला है और एहतजाज सिर्फ सिंध के अंदर हो रहा है जी और इशू बना है इस्लामाबाद के साथ, और ये कहते हैं कि जी हम सड़कों पे क्यों आती है पीटीआई। तो मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि आप तो सारी हुकूमत में भी बैठे हैं, आप असम्बली पे वो भी करते हैं, तो आप असम्बली में इस इशू को क्यों नहीं उठा रहे, आप सड़कों पे क्यों लेके गए? ठीक हाँ मखा क्यों, मतलब ये कि सिंध का इशू है सिंध के अंदर, लेकिन ये पॉइंट स्कोरिंग है सारा, ये सारे कंप्रोमाइज है। अच्छा ये बहुत बड़ी मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये कंप्रोमाइज है। ये जो कह रहे हैं बट साहब कितने रिलैक्स अंदाज में बोल रहे हैं कि इन्होंने कहीं नहीं जाना है तो इनको पता होगा, उनकी कमजोरियों को पता होगा। अच्छा दूसरी तरफ बिलावल साहब ने भी जाहिर अपनी सियासत बचानी है, तो वो सड़कों पे निकल आए हैं, वो बड़ी धमकियां दे रहे हैं हुकूमत को, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लग रहा अच्छा कि ये हुकूमत से अलग हो जाएंगे, या इस पोजीशन में मेरा नहीं ख्याल है कि पीटीआई पीपल्स पार्टी है, और ये इसी तरह रहेंगे। देखिए लेकिन हुकूमत को जरूर मैं कहूंगा कि सीसीआई की मीटिंग ना बुलाना ये बहुत बड़ी ज्यादती है सूबों के साथ। जी वो मैं इनसे पूछता हूँ, एनएफसी अवार्ड ना देना ये बहुत बड़ी ज्यादती है सूबों के साथ। मैं ये देखिए हमारे जो आपने उठाए जी, आप वाजिबात की बात करें, वो बात कर ले, फिर मैं भट्ट साहब के पास जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फाटा हमारे साथ शामिल हुआ है, 55-56 लाख आबादी है, और उसको अगर आप एनएफसी में शामिल नहीं करते इस वक्त, तो ये बहुत बड़ी आबादी जो है वो अपने हक से महरूम रह रही है। ठीक है सूबा भी मुतासर हो रहा है। तो ये मेरी गुजारिशात थी ठीक है कि सीसीआई बुलाए, इससे बहुत ज्यादा मसाइल हल हो सकते हैं। भट्ट साहब, और एनएफसी को जितना डिले करेंगे इससे इतनी मुश्किलात बढ़ती वो कह रहे हैं आप बड़े रिलैक्स अंदाज से बैठे हैं शौकत यूसुफजई साहब, क्या आपको शायद ये श्योरिटी है कि कादिर मंदुखेल साहब जो हैं वो भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें अकॉर्डिंग टू शौकत यूसुफजई साहब, लेकिन वो कहते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आप इजलास बुलाएं, जो कि कादिर मंदुखेल साहब भी मैंने कह रहे हैं। ऑलरेडी कहा कि वो इजलास बड़ी जल्दी इंशाल्लाह बुलाया जाएगा। दूसरी बात ये है, इन्हें क्यों नहीं फिर यकीन आ रहा है, ये बात इन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? वो कह रहे हैं अगर हमें पता होता तो हम एहतजाज क्यों करते? मंदुखेल साहब ने कहा मैंने एक बात कही कि इनको अगर वहाँ सूबाई कुछ जो छोटी जमातें उन्होंने एक प्रेशराइज किया है, तो इनका काम है इनको जवाब देना, ठीक कर रहे हैं वो। लेकिन मैं हमले आप पे कर रहे हैं, जवाब उन्हें नहीं देखे ना, अब उन पे जो आपने कहा कि प्रेशर होता है, कोई नहीं, लेकिन सियासी जो लोग होते हैं ना वो बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकालते हैं। ये मैं पीटीआई वाले भाइयों को कह रहा हूँ, आप ना किसी से बात करते हैं, आपने ये जो बातें कर रहे हैं, जब इनको बुलाया जाता है मैं नहीं आता, मेरी क्या है उसको रिहा करो। ओ भाई, आप ये रिहाई की भी बात करेंगे तो जो आप लोगों ने किया है वो जाके अदालतों में कह दें कि ये हम नहीं, हम बेगुनाह है, तो शायद वो जो बानी पीटीआई है रहा होगा, हुकूमत ने तो नहीं रहा करना ना। तो जो जमहूरी लोग हैं वो जितने भी, शुक्र है जितनी जमातें इस हुकूमत में शामिल हैं, वो जमहूरी सोच रखने वाली है और वो बात करते हैं तो उसका हल निकलता है। ये लोग किसी से बात ही नहीं करते। ये जब किसी से बात करो, गंडापुर साहब ने लाहौर में कहा है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपसे नहीं। पिंडी तो वो एक आजम स्वाति है ना जी जी, वो क्या कहता है बेचारा, देखो अब जो पीटीआई का बानी है ना इमरान खान, उसने सारे हथकंडे यूज कर लिए, अब उसके पास रास्ता है। वो कहता है मैंने उनसे बात करनी है, कहता है यार उनसे करो बात, उनसे बात करो, मेरी जान छुड़ाओ। वो कहते हैं भाई हमसे आपने बात नहीं करनी, आपने 9 मई की है, आपने 26 नवंबर किया है, जो कुछ आपने किया है उसका जवाब आपने अदालत में देना है। हाँ बात करें, हुकूमत इनको बार बार कहती है ये कमेटी बनाते हैं, 1-2 मीटिंग करते हैं, भाग जाते हैं, ये सिंसियर होते। जो अपोजिशन की जमातें हैं, जब नाम दिए ना, आपको याद होगा उस वक्त क्या हुआ, प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस में हमने जितनी सियासी जमातें शामिल थी हुकूमत में, सबका एक नुमाइंदा उसमें मौजूद था। इनसे पूछ ले, इन्होंने सिर्फ पीटीआई के क्यों नहीं दिया मौलाना फजल रहमान का नाम,
क्यों नहीं दिया नाम महमूद खान अचकज़ई साहब का? ठीक है। देखें अगर आप सिंसियर होते तो आप उनके नाम देते तो फिर हमें पता, इनसे सबको दोबारा पता बातचीत का दरवाजा नहीं खुल सकता? नहीं, दरवाजा खुला है, ये इनको ये दूसरा दरवाजे पे जाना नहीं, देखें नॉक कर उधर रहे हैं। जाते हैं, वहां से इनको कुछ नहीं मिलता। और एंड यही है, वो 14 साल जो सजा हुई है वो हमने नहीं किया, वो लंदन में आपने पैसा आया अवाम का, अली बाबा चालीस और आपने कहा जी रख लो, अल कादर यूनिवर्सिटी ले लो, तो ये चीजें हमने नहीं की। घड़ी आपने बाजार से इस्लामाबाद से उसकी जैली प्राइस लगाई, फिर जाके दुबई में बेच दी। दुबई वाले ने कहा ये घड़ी आई है, कहाँ से आई है भाई? अगर वज़ीर आज़म कोई चीज़ लेता है तो वो प्राइस जमा करा के अपने इस्तेमाल के लिए तो रख सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें इनको समझ आनी चाहिए। आज भी मैं कहता हूँ कि आपका जो हाल, आप अगर बात करेंगे ना हुकूमत से बैठेंगे तो उसी का हाल ये मिल के बैठेंगे। शौकत साहब आप जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैंने बंदूखेल साहब के पास जाना है, उनके लिए सर वो आपने भी बात की जी। भट्ट साहब ट्रैक से उतर रहे हैं। देखें बातचीत जो करना चाहते हैं उनके साथ तो ये बातचीत नहीं कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है आओ बात करो, ये बात ही नहीं करना चाहते। नहीं, वो हम कर रहे हैं, आप अपनी बात करें, वो हमारी बात हो जाएगी। और ये कहते हैं हम जमहूरी लोग हैं, जबकि ये एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। इस वक्त तो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुकूमत में आए, तो ये कहते हैं हम जमहूरी लोग हैं। जमहूरियत ऐसी होगी कि आप किसी का मैंडेट चोरी करके एस्टेब्लिशमेंट से कहे कि हमें हमारे ऊपर छतरी रख दो कि हम पे बारिश न बरसे। तो इंशाल्लाह ये देखें, ये इस तरह की जमहूरियतें नहीं होती है। और आप लोग ये ताने तो बिल्कुल ना दे कि इमरान खान कह रहा है मेरी जान छुड़ाए, वो एक दिन भी बीमार नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक दिन भी आजम स्वाति क्या कहता आप बता रहे हैं? हाँ, मुझे आप पूछ रहे हैं भेजो। वो आजम स्वाति साहब का कह रहे थे। लीडरशिप होती है, आपकी लीडरशिप जो है कमजोर लीडरशिप है, और आपको पता है कि ये पैदावार भी एस्टेब्लिशमेंट की है, तो ये ज्यादा सख्ती बर्दाश्त। लेकिन सर आपको पता है ये कामरान मुर्तजा साहब कह रहे हैं अगर आप लोगों ने उनसे बातचीत की तरफ बढ़े तो फिर उनको इतराज होगा, वो फिर पीछे एक स्टेप पीछे हट जाएंगे यूसुफजई साहब, और शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा आज। किससे अगर जो आजम स्वाति साहब और अली अमीन गंडापुर साहब जो कह रहे हैं हम एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए जो है वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो इस पे कामरान मैं देखें जब हमें जमीयत उलमा इस्लाम को इतराजात है। देखिए आजम स्वाति साहब क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है। मैं आपकी पार्टी के हैं यार, ये इनकी नहीं, वो पार्टी के हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात आई नहीं है। यार वो कान पे हाथ रखता है, वो मुसलमान आदमी है आजम शौकत यूसुफजई साहब। मुझे टास्क मिला है तो मिला होगा, हमें क्या पता। हमें जी नहीं, सरकारी चैनल की बात नहीं, शौकत यूसुफजई साहब सरकार से नहीं वो बात कर रहे थे। जी कादिर मंदूखेल साहब, सर मंदूखेल साहब, मंदूखेल साहब को आपने नाराज कर दिया। नहीं नाराजगी की तो बात ही कोई नहीं, हमारे बड़े भाई है कादिर मंदूखेल साहब, हमारा तो बातचीत का रास्ता बहाल है। शौकत यूसुफजई साहब की यही ख्वाहिश है कि ये आपस में लड़े और हमारा कुछ हो जाए, वो ऐसा नहीं होगा। हम जमहूरी लोग हैं, हमने टेबल पे करनी है और बातों से हमने सारे हल निकालने हैं, बैठेंगे हमने। मजा आता है लड़ने में, तो हम तो लेकिन एक तरफ आपके पास रियासती ताकत है और दूसरी तरफ आप सारे मिल गए हैं। अच्छा। तो वैसे उमर कोर्ट में तो आप पे इल्जाम है लालचंद मल्ली साहब को, ये नासिर भट्ट साहब की जमात सपोर्ट कर रही थी, शौकत यूसुफजई साहब, बिलावल साहब शिकवा कर रहे थे इनसे। देखे ना हम कितने सादे लोग हैं, आपको हम पे इल्जाम लगा देते हैं। तो पूरी स्ट्रगल ये है कि अगर आज पार्लियामेंट की बालादस्ती होती तो इन बेचारों को इस सख्त गर्मी में जल्द से जुलूस। देखिए आप 2018 में पार्लियामेंट की बालादस्ती रखते, किसी और के जरिए, वो आपके लीडर का ही बयान है कि मैं खुद किसी को नहीं बुलाता, मैं आर्मी चीफ को फोन करता हूँ। यार वो भी तो याद करें प्लीज। जी ये देखिए अब 2018 से हम 2025 से आ गए। बट साहब देखें, इस पाकिस्तान की तारीख बड़ी तल्ख है। यस, हमने एक दफा गलती की है, आप चौथी पांचवी दफा कर रहे हैं। नहीं, हमने कोई गलती नहीं की, हम तो आपको भी कहते हैं आ जाए, बैठे पाकिस्तान के लिए कुछ करें। हमारे जितने लोग बैठे हैं असेंबलियों में, वो आपको पता है कैसे आए हैं, अवाम ने उनको वोट दिया है। अब प्योरली इमरान खान का वोट। लेकिन क्या वजह है कि सलमान अकरम राजा साहब भी कहते हैं, यूसुफजई साहब, सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे हैं कि मंजूर नजर लोग हैं आपकी जमात में, और अलीमा खान साहबा भी शिकवा कर रही हैं कि उनकी मुलाकात हो जाती तो हमें उन्हें कह दें कि हमारी भी मुलाकात करा लें, तो आपस में भी तो कह रहे हैं ना। जगहों में नहीं पढ़ना चाहता अनवर भाई, आपको पता ये देख रहे सच्ची बात है, ये कोई जवाब नहीं देते। आप बताएं कि क्यों, वो मुझे बताएं शौकत यूसुफजई साहब, जब आजम स्वाति मिलता है बगैर किसी के कहने पे जाके मिल लेते हैं, अगर वो बाबर अवान साहब मिल लेते हैं, तो ये लोग किन के हैं आप बताएं, आपके हैं कि नहीं? नहीं, हमारे हैं, हमारे सीनियर लोग हैं, सीनियर लीडरशिप। तो फिर वो कैसे मिल लेते हैं? मैं देखिए, हम तो पार्टी हायरार्की मौजूद है ना, हम तो पार्टी को फॉलो करते हैं ना। हम हमारा अपना एक वो है
अब मैं ये नहीं कहता कि आजम स्वाति साहब गलत हैं या क्या, उनको हो सकता है उनको दिया तो उनको चाहिए क्या था, लेकिन उनको यूसुफ जैद चाहिए ये था कि वो डायरेक्ट जाते पार्टी लीडरशिप को, जो सदर है, जो चेयरमैन है, जो जनरल सेक्रेटरी है, उनके साथ बैठते कि जी ये खान साहब ने मुझे टास्क दिया है और मैंने इसमें, उनको टीवी पे आके कुरान शरीफ लेके इसकी क्या जरूरत है, मुझे तो नहीं पता है। अगर वो वहां चले जाते और पार्टी के ऑफिस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लेते बगैर कुरान उठाए तो हम तो यकीन कर लेते, इसमें तो कोई चल, बात लेकिन आप हमेशा लेकिन आप यही बात करते हैं सर। जी 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 शौकत साहब, चूंकि वक्त मेरा किसी ग्रुप से ताल्लुक भी नहीं है, ना मैं ग्रुपिंग करता हूँ पार्टी में, मुझे कुछ मिले ना मिले, मोहदा मिले ना मिले, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं होता है। ठीक है, पार्टी के नजरिए के ऊपर कायम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी पार्टी के लिए हर फोरम के ऊपर नहीं, आप तो बड़े एक बात का जवाब दे दूं, मुखलिस लोग छोटी सी बात जी जी कि लास्ट, देखें आप कहते हैं जी इन्होंने रोक दिया, सुलेमान रकम राजा साहब कहते हैं हमें मिलने दे, भाई आप लोग जितने मिलते हैं अगर हुकूमत ने रोकना होता तो कोई भी ना मिलता, इसका मतलब है कि जिसको इमरान खान कहता है वो उससे जाके मिल लेता है। सर वक्त मेरा खत्म हुआ जा रहा है सर। ये आपको पता है कि बाकायदा दिन मुकर्रर है और अदालतों के फैसले मौजूद हैं, हर हफ्ते में एक जुमेरात मुकर्रर है कि इसमें फैमिली और जो लोग मिलना चाहते हैं सियासी, ये जेल मैनुअल के मुताबिक बात में ठीक, चले सर। लेकिन बदकिस्मती आप देखें कि ना तो उनकी बहनों को मिलने दिया जाता है, मतलब नहीं देखें ये कैसी बात, अगर दो बहनों को मिलने की इजाजत है तीसरी को कैसे रोक सकते हैं हम, वो मिलते ही अगर दो बहनों से हैं उनसे बात करते हैं तो हम तो रोकने वाले होते तो फिर कोई अंदर ना जाता ना। चले, वक्त मेरा खत्म हो गया, लेकिन आपका आर्गूमेंट आ गया और हम माजरत ख्वाह हैं कादर मंदुखेल साहब से, एंड में हम उनकी राय नहीं ले सके, उनका ऑफलाइन हो गया था स्काइप, हमारी तरफ से नहीं उनकी तरफ से, लेकिन इंशाल्लाह उनका मौक़िफ़ आ गया और दोबारा भी कोशिश करेंगे अगले प्रोग्रामों में पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेकर आएँ। आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपका कि आपने प्रोग्राम सचते में शिरकत की। सर बहुत शुक्रिया सेनेटर नासिर भट्ट साहब और एहसानुल्लाह टीपू महसूस साहब हमारे साथ मौजूद थे। कादर मंदुखेल साहब आज का शो था, अपनी राय से नवाजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सचते की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।